नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर क्या राहुल गांधी ने आफत मोल ले ली? क्योंकि जिस दिन से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक अघोषित मोर्चा खुल गया है। सब उनको निशाना बना रहे हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली तक के बयानवीरों में पहचान करना मुश्किल हो गया है कि कौन कांग्रेस का है और कौन बीजेपी का। चंडीगढ़ से दिल्ली आए और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ माहौल बनाकर चले गए। बात सामान समेटने की थी, घर खाली करने की थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात हुई, कृषि कानूनों पर बात हुई, अजीत डोभाल से बात हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात हुई और इस तरह अपने सियासी पासे बिखेरकर फिर से चंडीगढ़ लौट गए पंजाब की कांग्रेस सरकार के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की किरकिरी कराने ही आए थे। बोले, न कांग्रेस में रहूंगा न बीजेपी में जाऊंगा। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. जाहिर है कैप्टन ने कोई ऐसा मसाला नहीं दिया जिससे मन मुताबिक खबरों की जलेबी बनाई जाए। हाँ, वो सिद्धू के खिलाफ अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाए, बदले की आग बुझा नहीं पाए। बोले, सिद्धू को चुनाव में हराएंगे, अभी से ही जुट जाएंगे। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। 2 दिन की यात्रा में कैप्टन खबरिया टीवी चैनलों की स्क्रीन पर छाए रहे। सूत्रों के हवाले से मिनट दर मिनट ब्रेकिंग न्यूज आती रही। किसी ने उन्हें पंजाब में बीजेपी का नया कप्तान बनते देखा तो किसी ने उन्हें भविष्य का केंद्रीय कृषि मंत्री तक बता दिया। सूत्रों का लब्बो-लुबाब ये था कि रिटायर और टायर्ड कैप्टन को बीजेपी ने रिचार्ज कर दिया है और बदले में वो केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा निकालने वाले सेफ्टी वॉल बनने को तैयार हो गए हैं। लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भी कैप्टन ने बीजेपी के साथ किसी किस्म की सियासी रिश्ते की पुष्टि नहीं की। सूत्रों की खबरों के सारे सूत्रधारों का शटर डाउन हो गया। हालांकि कैप्टन की दिल्ली यात्रा कामयाब रही। 48 घंटे कांग्रेस आलाकमान की किरकिरी होती रही। बीजेपी ने इसमें कैप्टन को भरपूर सहयोग दिया। आगे भी इसी सिलसिले को बरकरार रखने का समझौता कर लिया। प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष 3 महीने पहले चुनाव से इस्तीफा दे दे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठीक है। चिंताजनक बात है, दुखद घटना है और मुझे उम्मीद है कि बातचीत करके इसको सुलटा लिया जाएगा इस मसले को। हालांकि सिद्धू नाम के जिस शख्स से कैप्टन सबसे ज्यादा आहत हैं, वो खुद भी कम आहत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब तक बीजेपी नेताओं से खुले तौर पर नहीं मिले हैं और आगे भी ऐसा ना करने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को सिद्धू ने ये कहते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कि नई सरकार की नियुक्तियों में दागियों को जगह मिली है और इससे उनका स्वाभिमान आहत हुआ है। लेकिन बाद में सीएम चन्नी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन शायद सारे गिले शिकवे दूर नहीं हो पाए। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे से भी कांग्रेस आलाकमान की कम किरकिरी नहीं हुई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सिद्धू हदें लांघ रहे हैं, सीएम की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आलाकमान को सख्त संदेश देना चाहिए। जाखड़ ने ट्वीट किया, अब बहुत हो गया है, सीएम की सत्ता को कमजोर करने की कोशिशों पर विराम लगाएं। एजी और डीजीपी के चयन पर लगाए जा रहे आरोप वास्तव में उनकी ईमानदारी और क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये कदम पीछे खींचने का समय है जिससे सियासी रुख को साफ किया जा सके। दरअसल पंजाब से उठे सियासी तूफान से देश भर में कांग्रेस आलाकमान की आलोचना की आंधी चल पड़ी। चंडीगढ़ से दिल्ली तक जुबानी तोपों का मुंह गांधी परिवार की जानिब हो गया। पता नहीं चल रहा था कि कौन बीजेपी का है और कौन कांग्रेस का, क्योंकि कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी सरीखे कांग्रेसी भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वाले बोलने के आदी हैं। हालांकि कांग्रेसियों ने भी सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिससे असंतुष्टों की टोली और भी मुखर हो गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सिब्बल के घर पर प्रदर्शन करने वालों को गुंडा बता दिया। शर्मा ने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबर सुनकर स्तब्ध और निराश हूँ। ये निंदनीय कार्रवाई पार्टी को बदनाम करती है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने का इतिहास रहा है। मत भिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है। असहिष्णुता और हिंसा कांग्रेस के मूल्यों और संस्कृति से अलग है। जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें अनुशासित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संज्ञान लेने और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह है। दरअसल सोमवार को कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा था कि G23 जी हुजूर नहीं है
और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है ये भी उन्हें नहीं मालूम। लेकिन अजय माकन ने दो टूक कहा कि ये पार्टी को नीचा दिखाने वाला अभियान है। क्यों जा रहे हैं लोग? हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। पार्टी में कौन अध्यक्ष है सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं। श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। सिब्बल के बयान से कांग्रेसी आग बबूला हो उठे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिब्बल के घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान कपिल सिब्बल हाय हाय और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर सिब्बल, आजाद और मनीष तिवारी सरीखे असंतुष्टों के गुट पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, पार्टी की अध्यक्ष और नेतृत्व वही है जिन्होंने आपको हमेशा संसद पहुंचाया, पार्टी के अच्छे वक्त में आपको मंत्री बनाया, विपक्ष में रहे तो आपको राज्यसभा पहुंचाया, अच्छे बुरे वक्त में सदैव जिम्मेदारियों से नवाजा, और जब वक्त संघर्ष का आया तो। अगले ट्वीट में श्रीनिवास बीवी ने इन्हें सत्ता का लोभी बताया। उन्होंने लिखा, कुछ लोग सत्य की तलाश के नाम पर सत्ता की चाह में हैरान परेशान हो रहे हैं। कईयों को क्षणिक सत्ता मिल चुकी है, लेकिन जनता की अदालत में पराजय तय है। कहानी का वास्तविक सार ये है कि इन्हें सत्य से नहीं बल्कि सत्ता से प्यार है। अपने अगले ट्वीट में श्रीनिवास बीवी ने राहुल गांधी का 2 महीने पुराना एक भाषण शेयर किया। 16 जुलाई के इस वीडियो में राहुल गांधी सोशल मीडिया टीम की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते दिख रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ निडर लोग चाहिए, जो डरते हैं उन्हें बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो, जाओ भागो। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो, जाओ भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। जानकारों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस आलाकमान ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर विरोधियों के सारे सियासी हथियार को बेकार कर डाला है। विरोधी पार्टियों के साथ ग्रुप 23 के कांग्रेसी भी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और पर्दे के पीछे इन तमाम लोगों ने एक गुप्त मोर्चा बना लिया है, जिसका एक ही मकसद है, कांग्रेस पर सवाल उठाना, नेतृत्व को नीचा दिखाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। देख रहे हैं कानपुर की अगली खबर। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर के साथ आधी रात को क्या हुआ? जनता की हिफाजत की शपथ लेने वाले पुलिस वालों ने मनीष के साथ क्या बुरा सलूक किया? मनीष की जान किसने ली? अब इन सवालों के मुकम्मल जवाब शायद ही मिल पाए, क्योंकि जिस एफआईआर से इंसाफ की शुरुआत होती है वो भी मुख्यमंत्री की मदद के बिना दर्ज नहीं हो पाई। अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले की पुलिस ऐसी है तो पूरे यूपी का क्या हाल होगा? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। इंसाफ मिले तो आखिर मिले कैसे? क्योंकि कानून अंधा होता है। अदालत सबूत के बिना सजा नहीं दे सकती, और जिनके कंधों पर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो सबूत मिटाने में ही मशगूल है। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। मीनाक्षी का दर्द शब्दों में समेटना मुमकिन नहीं, आंसुओं से भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। मंगलवार की रात तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन आधी रात को वर्दी वालों की बर्बरता ने इस महिला का सुहाग उजाड़ दिया। कानपुर के एक होटल में सो रहे मीनाक्षी के पति को तलाशी के नाम पर जबरन जगाया गया, बुरी तरह से पीटा गया, घसीटा गया, तब तक जब तक कि उसकी सांसें उखड़ नहीं गईं। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज।
मीनाक्षी के मुताबिक पुलिस ने उनके पति की हत्या की है, लेकिन पुलिस महकमा अपनी आदत के मुताबिक वर्दी के सितम को झुटलाने में जुटा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी तोता रंटत कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि मनीष गुप्ता की हत्या नहीं हुई, ये हादसा था और पुलिस कसूरवार हो ही नहीं सकती। दिनांक 27 सितंबर की रात में एक होटल में चेकिंग कराई गई, जो आदेश वहां के एसएसपी के एक जनरल आदेश के तहत की जा रही थी। मीनाक्षी इंसाफ मांग रही है और पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है, लेकिन इस राह में कितनी दुश्वारियां हैं और प्रशासन की मंशा क्या है, इसकी तस्दीक कर रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। मनीष के परिवार वाले गोरखपुर के डीएम और एसपी से बातचीत करते दिख रहे हैं, जिसमें डीएम और एसपी दोनों पीड़ित परिवार को मुकदमेबाजी से बचने की नसीहत दे रहे हैं। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुभव करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। हालांकि न्यूज 24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ये इंसाफ की सीढ़ी पर हथौड़ा है। मंजिल मिलने से पहले रास्ता भटकाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में मौसम चुनावी है, लिहाजा सियासत भी अति संवेदनशील हो गई। 5 साल से सत्ता का सूखा झेल रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मनीष की पत्नी को इंसाफ दिलाने कानपुर पहुँच गए। अखिलेश यादव ने भी पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवालों की बारिश कर दी। एसएसपी सस्पेंड हुए, न डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को फिर से बिजनेस शुरू करने के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग भी कर डाली। जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 24।